स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 का। ओके, तो इसके पहले मैंने आपको गुलाम वंश और खिलजी वंश पढ़ा दिया है और ये जो सीरीज है एनसीईआरटी एससीईआरटी की ये लगातार चल रही है। आप इसको शुरुआत से देखेंगे तो ही आपको मज़ा आएगा और समझ में आएगा कैसे हम लोग तुगलक वंश तक पहुँचे हैं। ये पहले आप देख लीजिए, फिर आप आगे की वीडियोस देखेंगे तो आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। और मैंने आपको कई बार बताया कि मैं अभी डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं बस आपका बेसिक जीएस स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ ताकि जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँ आगे, मैं इस गुलाम वंश को और जो पूरा का पूरा इतिहास है प्राचीन से लेकर मॉडर्न तक यानी आधुनिक तक, ये मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी नहीं, पहले मैं 6 से 12 तक की किताबें आपको पढ़ा दूँ, इससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, फिर आपको जब मैं रेगुलर क्लास में पढ़ाऊँगा, गुलाम वंश 3-4 वीडियो में आएगा, खिलजी वंश 2-3 वीडियो में आएगा, तो डिटेल में पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा उस टाइम, क्योंकि आपका बेसिक जीएस आपका तैयार रहेगा, छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ पर बतानी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीज़ें वो क्लियर हो जाए। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। इसके पहले मैंने आपको गुलाम वंश पढ़ा ही दिया है, खिलजी वंश पढ़ा ही दिया है, उसको पढ़ लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश या तुगलक काल 1320 ईस्वी से 1412। देखिए यहाँ 1412 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 वर्ष का हेर फेर हो सकता है, क्योंकि इतिहास में हमेशा विवाद ही रहता है हर एक चीज़ों पर। तो जो सर्वाधिक मान्य है वो माना जाता है 1320 से 1414 तक। ओके, तो 1414 तक आप याद रखिए, यहाँ 1412 लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन आप 1414 तक ज़्यादा याद रखिए क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 4 है हमारा। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। ओके, तो पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक। ओके, यानी ये तीसरा वंश है दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद आएगा सैयद वंश, फिर लोधी वंश, जो कि छोटे छोटे वंश है, बहुत ज़्यादा डिटेल में उनको नहीं पढ़ना है। ये जो तुगलक वंश है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 ही वंश बड़े थे, एक तो तुगलक वंश और एक गुलाम वंश। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित होता है। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली का यानी दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया। ओके, इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजाहित के कार्यों जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर विशेष बल दिया। अभी जब आप पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, तो उसने बहुत सारी नहरें बनवाई। ओके, तो ये जो तुगलक वंश के शासक थे, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार तो किया ही, साथ सड़क, पुल, नहर और चिकित्सालय बनवाए, और इन्होंने बागों को भी लगवाया यानी आम के बगीचे भी लगवाए, बहुत सारे मतलब इन्होंने सार्वजनिक काम किए, और सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष भी लगवाए। ये सब डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो पहला जो शासक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है, यानी 5 वर्ष तक ये शासनकाल मतलब शासन करता है। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। ओके, तो इसने फिर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर नीति थी उसको त्याग दिया। जैसे जलालुद्दीन बहुत ज़्यादा उदार था, सहिष्णु था, तो इसने जलालुद्दीन खिलजी की नीति अपनाई। ओके, अलाउद्दीन खिलजी की नीति त्याग दी। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को कम कर दिया, यानी कर यानी टैक्स जो था उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया, साथ ही कृषि को प्रोत्साहन दिया। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ आपको पढ़ना नहीं है, हालांकि है इसके बारे में डिटेल है, लेकिन मैंने कहा अभी बेसिक आपको पढ़ना है। तो बस इतना याद रखिए कि जो प्रथम शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का 1320 से 1325 शासनकाल रहा। इसने उदारता की नीति अपनाई। ओके, और टैक्स को कम कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 ईस्वी से 1351, यानी लगभग 26 वर्षों का इसका शासनकाल था।
गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका नाम क्या था? जौना खां। इसका नाम था जौना खां, लेकिन ये जब सुल्तान बनता है तो अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख लेता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में सुल्तान बनता है। इसने दिल्ली सल्तनत का सबसे इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक या सुल्तान कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, योग्य योग्य तो फिलहाल हम नहीं कह सकते, बट हम ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को का यात्री जो था इब्न बतूता, वो भारत आया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारत का वर्णन किया है। तो एक मोरक्को का यात्री था, लेखक भी था, इब्न बतूता। वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसकी एक पुस्तक भी है रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारी योजनाएं बनाई, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे इसने सार्वजनिक काम करने के प्रयास किए, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। इसकी किस्मत ही खराब थी। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं कुछ इसकी योजनाओं के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाई, जिससे आर्थिक सुधार हो सके। मतलब इसका उद्देश्य था कि आर्थिक सुधार हो, लोगों को सुख सुविधाएं मिलें। तो इसने बहुत सारी योजनाएं बनाई। सुल्तान के द्वारा चलाई गई योजनाएं प्रायः असफल रहीं, क्योंकि उसने उनका सही तरीके से उनको लागू नहीं किया। ओके, तो मैंने बताया ना, इसकी इच्छा थी कि बहुत काम करें, हम जनता के लिए सार्वजनिक काम करें, लेकिन इसने जो भी योजनाएं बनाई उसका सही से उसको लागू नहीं किया जा सका, इसलिए वो योजनाएं सफल नहीं हो पाई। जैसे इसकी जो पहली योजना थी, इम्पोर्टेंट योजना, वो थी 2 आब में कर वृद्धि। 2 आब में कर वृद्धि। राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया था। मतलब नियम लागू किया कि लाओ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि इसे पता था कि जो गंगा यमुना का बीच वाला भाग है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, वहाँ बहुत ज़्यादा कृषि होती है। तो इसने कहा राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन क्षेत्रों पर करों का भार बढ़ा दिया जाए, यानी कर इनसे ज़्यादा वसूल किया जाए। उसने वहाँ भूमि कर में वृद्धि कर दी, कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। उसने सोचा कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अन्न उपजाते हैं, तो अगर हम कर में वृद्धि कर भी देते हैं तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि जिस समय इसने वहाँ पर कर लागू किया, करों में वृद्धि की, कर लगाया, उस समय वहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। अब चूंकि इसने नियम बना दिया, तो जो इसके अधिकारी थे, निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी। अब जो छोटे छोटे अधिकारी थे उन्होंने जानकारी नहीं दी कि वहाँ पर अकाल पड़ा है, कैसे हम वहाँ से कर वसूलें। और उन्होंने क्या किया, बढ़े कर की वसूली जारी रखी। अतः खेती बर्बाद हो गई, किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज व ऋण की व्यवस्था भी करवाई, किंतु तब तक विलम्ब हो चुका था, अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना असफल रही। तो मैंने बताया, इसको नहीं पता था, इसको ग्राउंड लेवल पर इसको जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर इस समय अकाल पड़ा हो, ना तो ये लगाता ही ना। इसको तो पता था कि बढ़िया अनाज उपजता होगा और कर भी दे सकेंगे कि किसान। लगा दिया इसने नियम कानून अपना पूरा। और इसके अधिकारियों ने, जब वहाँ पर इसके अधिकारी गए, उन्होंने देखा कि हालत बहुत बुरी है, अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी, क्योंकि उनको डर था, और करों को वसूल करके दिया। तो बाद में जब राजा को पता चला, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि वहाँ पर तो अकाल पड़ा था, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि हमने बहुत गलत काम किया। और फिर उसने ऋण वगैरह की सुविधा करवाई किसानों को, लेकिन अब किसान एक प्रकार से नाराज़ हो चुके थे और ये योजना एक प्रकार से इनकी असफल हो गई। फिर यहाँ पर आप देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। ओके, तो काफ़ी, मतलब लगभग दक्षिण भारत भी इसमें शामिल हो गया था उसमें। आप देख लीजिए, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है। ओके,
तो ये दक्षिण भारत भी कुछ कुछ क्षेत्र यहाँ बचे हुए हैं, बाकी सारे क्षेत्र यहाँ पर शामिल थे। ये देखिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है इसी कलर से दर्शाया गया है। तो ये सारा जो है ये सब मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य था, साम्राज्य के अंतर्गत में आता था। और ये जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से अलग हो गए थे, यानी स्वतंत्र हो गए थे। ये जो हरे वाले हैं मदुरै और ये जो हैं ये सारे राज्य जो हरे हैं ये स्वतंत्र हो गए थे। इन्होंने स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी, अपना अलग राज्य बना लिया था। फिर है राजधानी परिवर्तन। तो इसने राजधानी परिवर्तन भी किया। अब हम इसको भी पढ़ते हैं। एक योजना इसकी ये भी रही। तो पहली योजना तो इसकी असफल हो गई। दूसरी योजना इसने बनाई राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन वस्तुतः एक द्वितीय राजधानी की योजना थी। ओके, एक दूसरी राजधानी बनाना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। इसमें मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे। मैंने बताया कि कुछ राज्य छोड़कर बाकी दक्षिण भारत भी शामिल हो गया था। अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए जो राजधानी थी उसको चेंज करने की ज़रूरत थी। मतलब चूँकि पहले के शासकों ने दक्षिण में विस्तार किया नहीं था, तो अब चूँकि इसने दक्षिण में भी विस्तार कर लिया, तो अब ये चाहता था कि बीच में हम अपनी राजधानी बनाएं, एकदम भारत के बीचों बीच में, ताकि दक्षिण पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकें और उत्तर पर भी। तो ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर जाना चाहता था? दौलताबाद। ओके, सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का प्रयास किया। देवगिरी को पहले दौलताबाद कहते थे। वह दक्षिण भारत को जोड़कर एक प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। ओके, तो देवगिरी का ही नाम दौलताबाद था पहले। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी बनाने की सोची। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट ना हो, इसके लिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी गई। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। अब जो दिल्ली वासी थे, चूँकि दिल्ली इसने राजधानी परिवर्तन की, तो जो लोग दिल्ली में रहते थे, जितने भी अधिकारी थे छोटे छोटे, उन सभी को वहाँ जाना था। तो जब वहाँ पर गए तो वहाँ की जो जलवायु थी वो उनके रहने के लिए अनुकूल नहीं थी। वहाँ का खान पान, वेशभूषा, मौसम दिल्ली से बहुत ज़्यादा भिन्न था, तो लोगों को पसंद नहीं आया। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय कर लिया। अब ये देखिए, फिर एक गलत काम किया, फिर दूसरा गलत काम, यानी कि जो वहाँ किसी तरह पहुँच गए दिल्ली से दौलताबाद, अब वो फिर दौलताबाद से दिल्ली आए। उसे महसूस हुआ कि दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है। उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। पहले उसने क्या सोचा था कि दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण रखना कठिन है, इसलिए वो दक्षिण में गया था और दौलताबाद को राजधानी बनाई। फिर उसको लगा कि अब दक्षिण में हम हैं तो दिल्ली पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, तो फिर उसने दिल्ली को राजधानी बनाई। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी परिवर्तन की योजना भी असफल हो गई। लोग परेशान हो गए इधर से उधर दौड़ दौड़ कर। इस प्रकार अंग्रेजों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। होली के बाद दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने के वाला शिमला चले जाते थे और वहीं से प्रशासन की देखरेख करते थे। ओके, तो अंग्रेजों ने भी ऐसा किया था। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ओके, तो किस शासक ने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सांकेतिक मुद्रा है, पढ़ लेते हैं हम लोग इसको भी। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। ओके, उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदर्श दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। तो चूँकि उस समय चांदी के उत्पादन में कमी आ गई थी, तो योजना बनाई गई कि क्यों ना भाई हम मिश्रित धातु के यानी जो सस्ती धातु हैं उनके सिक्के बनाएं और उनका जो मूल्य रहे वो चांदी के बराबर ही रहे। इसने ऐसी योजना बनाई। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे व्यापारी थे या जो लोग थे वो अपने घरों में सिक्का बनाने लगे। ओके, धातुएं तो सस्ती धातुएं सभी के पास होती, वो किसी प्रकार गैर कानूनी रूप से जो मोहर थी वो पा जाते थे और फिर वो घरों में सिक्के बनाने लगे और नकली सिक्का बना करके
हेर फेर करते और असली सिक्का जो मिल जाता कहीं तो उसको अपने पास रख लेते। ओके, तो इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई शासक को। अभी आगे पढ़िए यहाँ पर। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। देखिए, जाली सिक्के मतलब नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई। अब थोड़े दिनों में क्या हुआ, दिनों में, कि जो सिक्के थे पूरे बाजार में ही नकली सिक्के छा गए। जो असली सिक्का था वो सब लोग अपने घरों में रख लेते थे। जो नकली सिक्का बनाते थे वो असली सिक्का पहचान लेते थे कि असली है, इसको रख लेते थे, तो नकली प्रचलन में ला देते थे। विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया। अब जो विदेशी व्यापारी थे दूसरे देश के, उन्होंने लेना बंद कर दिया कि ये तो सारे नकली सिक्के हैं। अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। ओके, फिर सांकेतिक मुद्रा यानी कि तांबे और पीतल के मिश्रित सिक्के होते थे। इस पर यदि कोई राजचिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद वह स्थिति ना आती। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस पर कोई ऐसे राजशाही चिन्ह नहीं बना होता था सिक्कों पर, इसलिए ये प्रॉब्लम आई कि सभी लोग अपने घरों में इसको बनाने लगे। अगर इस पर कोई टकसाल पर कोई नियंत्रण मतलब कोई राजचिन्ह होता, कोई प्रतीक चिन्ह होता, जैसे भारत सरकार अपना बनाती है प्रतीक चिन्ह, ऐसे अगर कुछ होता तो शायद लोग को चिन्ह ना मिल पाता और ना बना पाते सिक्के। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। चर्चा करें कि देश में नकली मुद्रा के प्रचलन से हमें क्या हानि होगी। फिर है सुल्तान अपने अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सका। दक्षिण में दो राज्य यानी विजयनगर और बहमनी राज्य का उदय हुआ। पूरब में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोह को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध के विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा। 1351 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके शासन का अंत हो गया। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल रहा और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। बहुत सारे इसने सार्वजनिक काम किए। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल रहा। 1391 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। तो फिरोज शाह तुगलक ये चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। अतः गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या यह थी कि विद्रोहों को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। तो मैंने बताया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके अंतिम समय में दक्षिण भारत में दो नए राज्यों का उदय हुआ, बहमनी और विजयनगर। पूर्व में बंगाल भी स्वतंत्र हो गया था। तो सारे राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो रहे थे धीरे धीरे। केंद्रीय शक्ति की कमजोरी का फायदा उठाकर अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर रहे थे तो और विद्रोह भी कर रहे थे। तो गद्दी पर बैठते समय फिरोज शाह तुगलक के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इन विद्रोह को कैसे शांत किया जाए और जो साम्राज्य लगातार टूट रहा था, जो स्वतंत्र हो रहे थे छोटे छोटे राज्य, उनको कैसे रोका जाए, यानी साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने अमीरों, सेना, उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी आक्रमण किए गए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए। मतलब इसने बहुत ज़्यादा नए इलाके नहीं जीते। हाँ, जितने थे उनको बचाने का प्रयास किया गया कि अब विघटन ज़्यादा ना हो। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिसका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। उसका शासनकाल जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने बताया कि बहुत सारे इसने सार्वजनिक काम किए थे। आप चलिए देखते हैं कौन कौन से काम थे। तो ये देखिए, लोक हित में कार यानी जनता के हित में इसने बहुत सारे काम किए। सिंचाई, कृषि की सिंचाई है तो उसने कई नहरों का निर्माण करवाया, जैसे गंगा यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिनसे आज भी सिंचाई होती है। ओके, तो यमुना नहर, सतलज नहर आज भी हैं, उनसे आज भी सिंचाई होती है।
और इससे कृषि की उन्नति हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद आदि नगरों की स्थापना की। तो जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद नगरों की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की। प्रजा के लिए सराय, जलाशय, सराय मतलब रास्ते में ठहरने के लिए कुछ छाया युक्त स्थानों का निर्माण करवाया, जिससे थके हारे जो लोग हैं वो रास्ते में विश्राम कर पाएँ। जलाशय का मतलब बहुत सारे उसने तालाबों का निर्माण करवाया, कुओं का निर्माण करवाया, ओके, अस्पतालों का, बगीचों का, पुलों का निर्माण करवाया एवं मरम्मत करवाई। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना भी की गई, जिससे विधवाओं, अनाथों, लड़कियों की विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। ओके, तो खैरात विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियाँ एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था थी, यानी कि सरकारी अस्पताल इसने खुलवाया, आप ये कह सकते हैं। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने हेतु तो सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय भी स्थापित किया। ये सब आधुनिक काम है, देखिए ये सब फिरोज शाह तुगलक ने कराया था उसमें। फिर है पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को बंद कर दिया। लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज शाह तुगलक को याद किया था। यानी कि अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा सार्वजनिक कार्य किसने किए, लोकहित में कार्य किसने किए, तो फिरोज शाह तुगलक का ही नाम आता है। इसने रोजगार देने का भी काम किया, जो कि आज की सरकारें नहीं कर रही हैं। फिर यहाँ पर कुछ और जाने, इन्हें भी जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जो अशोक की लिपि है ब्राह्मी लिपि, उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। और कौन सा ऐसा शासक था जिसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली से मंगवाया? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही है। स्वच्छता के 7 आयाम, मानव मल का सुरक्षित निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, पानी पीने की पानी का रख रखाव, घर एवं भोजन की स्वच्छता, कूड़ा करकट का सुरक्षित निपटान, बेकार पानी के निकासी, ग्रामीण स्वच्छता, ये सब भी इसने शुरू किया कि मतलब साफ़ सुथरा भी आसपास के क्षेत्रों को रखा जाए, कूड़ा करकट उचित जगह पर रखा जाए, बेकार पानी का कैसे निष्कासन किया जाए, ये सारी व्यवस्थाएं इसने की थी। फिर यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ दी हुई हैं, इसको देख लेते हैं। दोआब किसे कहते हैं? तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र है उसको दोआब बोला जाता है। ओके, टकसाल वह स्थान जहाँ पर मुद्राएं ढाली जाती हैं, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, उसको टकसाल बोलते हैं। सांकेतिक मुद्रा क्या थी? तांबे व पीतल के मिश्रित धातु से बनी मुद्रा, जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होता था। दीवाने खैरात क्या था? ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला एक विभाग था, जिसको दीवाने खैरात बोला जाता है। फिर यहाँ पर है तुगलक वंश के कुछ शासकों का शासन क्रम। तो तुगलक वंश 1320 से 1412 तक था। पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक 1451 से 1388। फिर चौथा जो शासक था इसका नासिरुद्दीन महमूद, ये अंतिम शासक था, और ये 94 से 1414 या 1412 तक था। फिर इसके बाद सैयद वंश की स्टार्टिंग हो जाती है। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग सैयद वंश पढ़ेंगे, और ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।